हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले स्टमक। और स्टमक को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि स्टमक की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक जिसका नाम है स्टमक। तो अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो ये अल्फ़ाबेटिकली जे शेप्ड, इसका जो शेप है वो कौन सा है? जे शेप। जैसे दिस इज योर स्टमक और लाइक अ जे शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से इसको जे शेप ऑर्गन भी बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि स्टमक का जो वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है वो हुआ आपका ग्रीक वर्ड से, दैट इज द गैस्ट्रम। गैस्ट्रम से डिराइव्ड हुआ है स्टमक, और इसी वजह से हम इसको गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। तो ये उसके कुछ शब्द हैं। तो ये जे शेप ऑर्गन है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसकी और बात करूं तो इसके ऊपर होता है आपका डायफ्राम। ये है आपका डायफ्राम, दिस इज योर डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है आपका स्टमक, और इसके ऊपर मतलब इसके जस्ट ऊपर होता है आपका इसोफेगस, और इसके जस्ट नीचे होता है डिओडिनम। तो अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक इज लाइज बिटवीन द इसोफेगस एंड डिओडिनम। डिओडिनम और इसोफेगस के बीच में यह ऑर्गन पाया जाता है। नाउ अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, इन 9 क्वाड्रेंट, तो ये पाया जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, और मेनली इट लाइज इनटू द अम्बिलिकल रीजन। देखिए अगर मैं एब्डोमेन की बात करूं तो एब्डोमेन को हम 9 क्वाड्रेंट में विभाजित करते हैं, 9 क्वाड्रेंट में बांटते हैं लाइक दिस। तो ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम मानते हैं अम्बिलिकल। ठीक है, अम्बिलिकस के ऊपर दैट इज द एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस के नीचे दैट इज योर हाइपोगैस्ट्रियम। ये आपका हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हो गया आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो आपका जो स्टमक जो लाइज होता है बिटवीन, ये ऐसे होते हैं लाइक दिस। और मैं आपको इमेज इसमें डाल दूंगा, तब आप देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली इट लाइज बिटवीन द एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, स्पेशली लेफ्ट, एंड अम्बिलिकल रीजन। तो यहां पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट ऑफ स्टमक। नाउ अगर मैं पार्ट की बात करूं तो मेनली स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 4, है ना। तो जो पहला पार्ट है, जो इसोफेगस के इधर वाला पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द कार्डिया। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिया। इसको बोलते हैं फंडस। एक डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं फंडस। इसके बाद ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, और ये वाला जो पार्ट बचता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है। नो अब समझते हैं क्या क्या पार्ट है। कार्डिया ये जस्ट इसोफेगस के नीचे पार्ट होता है, और ये इट इज द एम्प्टी चैम्बर। जब भी आपका फूड आएगा ऊपर से, जब बोलस आएगा तो वो सीधा कहां पे आएगा? आपका कार्डिया में। और यहां पे एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, इस स्पिंक्टर को बोलते हैं हम कार्डियक स्पिंक्टर। चूंकि ये इसोफेगस के लोअर पार्ट में है तो इसको बहुत सारे लोग लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर भी कहते हैं। नाउ यहां पे हमको एक समझना होगा, अभी से एक डिजीज कंडीशन होती है। तो इसोफेगस के नीचे जो स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ओके, ये स्पिंक्टर इंपॉर्टेंट क्यों रखता है कि जब कभी भी ये स्पिंक्टर का काम क्या है कि एक बार आपका बोलस इन द सेंस फूड जब स्टमक में आ गया तो ये स्पिंक्टर क्लोज हो जाएगा और ये वापस आपके इसोफेगस में नहीं जा पाएगा। लेकिन
बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब ये स्फिंक्टर आपका खराब हो गया, तो जब ये स्फिंक्टर खराब हो जाता है तो क्या होता है, स्टमक का जो फूड होता है वो रीगर्जिटेट करता है कहाँ पे, ईसोफेगस में। ये यहाँ पे रीगर्जिटेट करेगा और पेशेंट को यहाँ पे पेन होने लगेगा। अप्रॉक्स आपका हार्ट भी यहीं कहीं है, तो एक बहुत क्लासिकल साइन होता है हार्ट बर्न, है ना। और इस डिजीज को बोलते हैं हम GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेशन डिजीज। गैस्ट्रिक कंटेन, गैस्ट्रो जैसे मैंने यहां पे बताया, स्टमक का कंटेन कहां रिगर्जिटेट हो रहा है, आपके इसोफेगस में, तो GERD कहते हैं। तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नो, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहां पे जो स्फिंक्टर है वो स्फिंक्टर कौन सा है, आपका कार्डियक स्फिंक्टर, और उसका दूसरा नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर स्फिंक्टर की ही बात चली है तो बिटवीन द स्टमक, यहां पे बिटवीन द स्टमक एंड डियोडिनम में एक और स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इधर समझिए, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर कहां कहां होता है, बिटवीन द स्टमक एंड बिटवीन द डियोडिनम, है ना। सो अच्छा, सपोज करो ये इस स्फिंक्टर का काम क्या है, सेम, कि भाई जब भी स्टमक आपका फुल हो गया, देन अगर यहाँ पे मिक्सिंग, इट इज अ मिक्सिंग चैम्बर, यहाँ पे आपका खाना मिक्स होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे खाने का केमिकल डाइजेशन हो गया तो उस फूड को कहाँ आगे प्रोपेल किया जाता है, डियोडिनम में, ठीक है। तो जब भी डियोडिनम में प्रोपेल करना है तब वहां पे एक गेट कीपर, अच्छा पाइलोरस का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है गेट कीपर, गेट कीपर जो गेट पे खड़ा रहता है और ध्यान रखता है, तो वो गेट कीपर कौन है, यहाँ पे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन सर्टेन केसेस, इन बच्चों में क्या होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर बहुत बार छोटा होता है, स्टेनोसिस हो जाता है, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये स्पेशली बच्चों की बीमारी है। हम जब पीडियाट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि स्टमक की जो सर्कुलर मसल है, भाई स्टमक की 4 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली होती है आपकी म्यूकोजल लेयर, इसके बाहर वाली होती है सबम्यूकोजल लेयर, इसके और बाहर वाली होती है मस्कुलरिस लेयर, और मस्कुलरिस के भी 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट दैट इज योर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर, और आउटर मोस्ट दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल। तो ये जो सर्कुलर मसल्स होती है वो ज्यादा मोटी होती है, इसकी वजह से ये जो फूड है वो कहां प्रोपेल नहीं किया जाता, डियोडिनम में, जिसकी वजह से प्रेशर आपके स्टमक में बनता है, और ये स्टमक में प्रेशर बनने की वजह से बेबी को वॉमिटिंग होती है, जिसको आप मेनली बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया होगा। इस टाइप की वॉमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। आपको बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो ये आपके 2 स्फिंक्टर हो गए, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, अब हम चूंकि डिस्कस कर रहे थे पार्ट ऑफ स्टमक, 4 पार्ट है। कार्डियक स्फिंक्टर जो रिसीविंग करता है, फंडस एक डोम शेप स्ट्रक्चर है स्टमक का, जहां पे खाना स्टोर किया जाता है। खाने का स्टोरेज चैम्बर कौन सा है आपका, फंडस। बॉडी की मैं बात करूं तो बॉडी इट इज द मेन पार्ट ऑफ स्टमक। इस वाले पार्ट में आपका मेनली होता है मिक्सिंग चैम्बर, या आप कह सकते हो यहां पे होता है केमिकल डाइजेशन। क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे, केमिकल डाइजेशन, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। पाइलोरस एक तरीके का एम्प्टी चैम्बर होता है, ये आगे जाके एम्प्टी करवाता है स्टमक को। और पाइलोरस की बात करें तो पाइलोरस के भी यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक तो होता है पाइलोरिक एंट्रम, दिस इज अ पाइलोरिक एंट्रम, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो ये है पार्ट ऑफ स्टमक। अब हम पढ़ते हैं लेयर ऑफ स्टमक। तो चूंकि मैंने एक बार और थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि लेयर ऑफ स्टमक, मेनली स्टमक की 4 लेयर होती है ना। तो अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करूं तो वो होती है आपकी सीरोसा, इसके बाद आपकी आती है मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बहुत बार आपने बुक्स में पढ़ोगे तो उसका नाम आपको दिया होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसकी 3 होती है, द इनर जो होती है वो होती है ऑब्लिक,
ऑब्लिक, मतलब ये मस्कुलर लेयर किस अरेंजमेंट में होते हैं उसके आधार पे बांटा गया है। मिडल आपकी होती है सर्कुलर लेयर, जो कि मैंने आपको बताया था कभी पाइलोरिक स्टेनोसिस का, और आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है लॉन्जिट्यूनल। देखो एक पॉइंट यहां पे ये भी समझना, एक्सेप्ट स्टमक में ही 3 लेयर होती है, बाकी पूरे जीआई ट्रैक्ट में आपकी 2 ही होती है, दैट इज द सर्कुलर और लॉन्जिट्यूनल, ये नहीं होती है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो आती है लेयर दैट इज द सब म्यूकोजा और द इनर मोस्ट लेयर जिसको कहते हैं हम म्यूकोजल लेयर। क्या कहते हैं? दैट इज योर म्यूकोजल लेयर। नो, अब पॉइंट टू बी नोटेड, हमको इस लेयर का बड़ा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ना, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। जब स्टमक एम्प्टी होता है, जब स्टमक खाली होता है, मतलब आपने खाना नहीं खाया है, कुछ भी आप स्टमक में अभी नहीं है, तो स्टमक जब खाली होता है तो स्टमक बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, और सिकुड़े हुए स्टमक में कुछ ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं रगे। जिसको जब स्टमक, पॉइंट टू बी नोट, जब स्टमक खाली है, एम्प्टी है, तब स्टमक में कुछ फोल्ड पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रगे। दैट इज द रगे। नाउ ये मेनली रगे म्यूकोजल लेयर के बने होते हैं। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि ये जो फोल्ड होते हैं वो कौन सी लेयर के बने होते हैं? म्यूकोजल लेयर। पर ये म्यूकोजल लेयर हो गई, ये सब म्यूकोजल लेयर हो गई, इसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो गई, और लास्ट आपकी हो गई, उसको हम बोलते हैं सिरोसा। लाइक दैट अरेंजमेंट होते हैं। नाउ अब इस रगे को, इस जो म्यूकोजल फोल्ड है, अगर मैं उन रगे को थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो ये रगे कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से ये रगे होते हैं। और इन रगे में अगर मैं इसकी बात करूं, इस खड्डे को, पिट को, इस पिट को बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पिट। देखो जो फोल्ड है उसको मैंने जूम करके बताया है ना, और जूम करने में ये ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं। एक जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। अब मैं कोशिश करूंगा इस गैस्ट्रिक पिट को और थोड़ा सा आपको एनहांस करके बताऊं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सी हियर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं हियर। नाउ तो इसको समझते हैं हम, एक गैस्ट्रिक पिट को ज्यादा एनहांस करके इसको मैं रब कर रहा हूं। ये नो, अगर मैं गैस्ट्रिक पिट्स को एनहांस करूं, थोड़ा सा मैं इसको भी रब कर ही देता हूं। देखिए मैं आपको अभी क्या समझा रहा था, म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल फोल्ड होते हैं। म्यूकोजल फोल्ड जब गैस्ट्रिक एम्पिटी होता है तो म्यूकोजल फोल्ड होते। एक गैस्ट्रिक पिट को मैं आपको जूम करके बता रहा हूं, एक गैस्ट्रिक पिट को मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। नाउ इस गैस्ट्रिक पिट में आपके द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक पिट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। आओ चर्चा करते हैं इनके बारे में। देखो जो आउटर मोस्ट जो सेल्स होती है दैट इज योर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, आई होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस साइड पे, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। नाउ इसके बाद जो सेल्स होती है दैट इज योर म्यूकोजल सेल। म्यूकोजल सेल, ओके। म्यूकोजल सेल्स मेनली आप पढ़ते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और डीप बताऊं, ये 2 टाइप की होती है। एक यहाँ पे जो नेक पे पाई जाती है उनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल जो पाई जाती है वो होती है म्यूकोजल सरफेस सेल। तो म्यूकोजल नेक सेल जो होती है वो आपकी म्यूकस सिक्रीशन का काम करती है। मेनली म्यूकस सिक्रीशन का काम कौन करता है? आपका म्यूकस नेक सेल। जबकि सरफेस सेल जो होती हैं वो आपके मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों सेल्स में, ठीक है। नाउ इसके बाद जो सेल पाई जाती हैं वो पाई जाती है पैराइटल सेल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सेल पाई जाती है उन सेल का नाम है दैट इज योर पैराइटल सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। पैराइटल सेल्स क्या क्या सिक्रीट करती हैं? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट
रोल है, दैट इज योर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा जो रिलीज करती है वो करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हेल्प आउट करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर है जो आपके इलियम में, जो आपके इलियम में जाकर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यही विटामिन B12 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो इलियम में होता है। और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो एक एनीमिया होता है जिसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। खून की कमी हो जाती है, इसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। नो तो अब बात करते हैं हम HCl की। तो HCl के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रोब्स हैं, भाई आपके खाने में जो भी माइक्रोब्स आते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? ये एसिड। नो इसके अलावा केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, ये केमिकल डाइजेशन में मेनली हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंस ऑफ HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। तो इसको जहां पे भी ओजन लग जाता है वो इनएक्टिव है, तो जब ये एक्टिव होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? HCl की प्रेजेंस में। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हैं इनके। लेकिन पैराइटल सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सेल्स होती है दैट इज योर चिफ सेल्स। कौन सी सेल होती है? चिफ सेल। तो चिफ सेल्स आपके दो एंजाइम प्रोड्यूस करती है। पहला करती है वो है पेप्सिनोजन, और दूसरा है दैट इज द गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। और ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में, है ना। और गैस्ट्रिक लाइपेज ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो वो डाइजेस्ट करता है फैट को। जितने भी आप फैट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये दोनों कहां से सीक्रेट होते हैं? तो चिफ सेल से। नेक्स्ट सेल जो होती है आपकी दैट इज योर G सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G सेल जो एंजाइम रिलीज करती है वो करती है गैस्ट्रिन। कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? या गैस्ट्रिन मेनली जो काम है गैस्ट्रिन का वो किस पे है? चिफ सेल और पैराइटल सेल को। ये चिफ सेल पे भी काम करती है और पैराइटल सेल पे भी। मतलब जब भी कभी गैस्ट्रिन बढ़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी कभी गैस्ट्रिन बढ़ेगा तो आपका HCl भी बढ़ेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी बढ़ेगा, पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक लाइपेज भी बढ़ेगा। इट डायरेक्टली एक्टिवेट चिफ सेल एंड पैराइटल सेल। ये पहला काम है। दूसरा काम गैस्ट्रिक का जो है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट द LES बोले तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड रिलैक्स पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर को तो रिलैक्स करता है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया आपके गैस्ट्रिक का G सेल का काम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और सेल जो है आपकी, वो है आपकी ECL सेल जो रिलीज करती है वो करती है हिस्टामिन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टामिन। पैराइटल सेल में जब HCl का प्रोडक्शन होता है तो HCl हिस्टामिन रिसेप्टर पे ये हिस्टामिन जब तक अटैच नहीं होगा, वैसे HCl कैसे प्रोडक्शन होता है, एसिड कैसे प्रोडक्शन होता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जब भी कभी हिस्टामिन अगर हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा तो HCl का प्रोडक्शन इनिशिएट नहीं होगा। तो ये मेनली हिस्टामिन का काम है। इसके बाद जो सेल्स आती है दैट इज योर डेल्टा सेल, D सेल, कुछ लोग उसको डेल्टा सेल भी बोलते हैं, जो रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, HCl के प्रोडक्शन को कम करता है। कौन सी मैकेनिज्म एक्शन से? एंटागोनाइज एक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन को एंटागोनाइज करके ये HCl के प्रोडक्शन को कम करती है। ये कुछ सेल्स हैं, ये गैस्ट्रिक पीट है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं।
और ये कुछ इनके काम हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कैसे कैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, एचसीएल का प्रोडक्शन कैसे होता है, एक मैकेनिज्म ऑफ एचसीएल प्रोडक्शन है जिसमें आपका इनका कुछ हेल्प आउट होगा, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द स्टमक, और फिर हम चलेंगे कुछ डिजीज ऑफ स्टमक, कुछ बीमारियां हैं जो स्टमक के बारे में वो पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है और क्या पढ़ना चाहिए। मैं वापस बहुत समय के बाद यूट्यूब पे आया हूँ, कुछ बिजी था, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।